इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। आए वे ये है रोशनी का कारवां। आए वे ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आए वे ये है रोशनी का कारवां। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। उम्मीदों और आशाओं की इस महफिल आईवे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सलीमा और मेरे साथ अरशद, हम दोनों ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब घड़ी कहे कि हमारा वक्त शुरू हुआ और कब हम आपके रूबरू हों। ये तो हुई भाई हमारी बात। और आप बताएं कि आपको हमारा इंतजार था कि नहीं, क्योंकि मोहब्बत का तकाजा तो यही है कि तड़प दोनों तरफ बराबर की होनी चाहिए। वैसे ये कहने की जरूरत नहीं कि इस सफर में साथ चलकर हमें उन हजारों दिलों में रोशनी के चिराग जलाने हैं जहां अंधकार का डेरा है, और साथ ही मिलकर हमें वो मुश्किल सफर भी तय करना है जहां हर कदम पर एक नया सवेरा फूटता है। अरशद, क्या ही बेहतर शुरुआत हो आज के इस सफर की कि शुरू में ही साथ मिले मधु सिंगल जैसी किसी शख्सियत का। हाँ? जो खुद दृष्टिहीन है और मित्र ज्योति नाम से एक एनजीओ चलाती हैं और जिनकी कोशिशों से ऐसे लोगों की जिंदगी रोशन हो रही है जहां पहले मायूसियों का डेरा था। और हाँ, हमारी इस मेहमान के साथ होंगे हमेशा की तरह कौन? जॉर्ज अब्राहम। नमस्कार मधु जी, आप बिलोंग करते हैं हरियाणा के रोहतक जिले से और आप एक संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, एक कंजर्वेटिव परिवार के सदस्य हैं और साथ ही साथ आप बचपन से दृष्टिहीन हैं। जाहिर है कि शुरुआत के 20-25 बरस जो आप अपने फैमिली के साथ बिताए, आपकी शुरुआत की पढ़ाई जो किया, जाहिर है कि आपको काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। इसके बारे में आप कुछ बताइए हमारे सुनने वालों को। आपने सही कहा। मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ वो एक कंजर्वेटिव फैमिली थी, जॉइंट फैमिली, जो जबकि मैं ये कह सकती हूँ कि इन मेरे चाइल्डहुड में मुझे बहुत प्यार मिला फैमिली का, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हमारे सामने थी, बहुत सारे लिमिटेशंस हमें फेस करनी पड़ती थी। लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे माता पिता जो कि एक दूरदर्शी एटीट्यूड रखा करते थे, उन्होंने उन्हीं से सीखकर आज मैं इस स्थान तक पहुंच पाई हूं। और व्हेन द दृष्टिहीन एक महिला है तो उसके लिए ये बहुत कठिन हो जाता है अपना बचपन बिताना उन सर्कमस्टेंसेस में जहाँ पर बहुत सारी लिमिटेशंस हों। बट उन सब को पार करते हुए मैंने अपना मैट्रिकुलेशन किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। साइटेड स्कूल में ही मैं पढ़ी हूँ। यह उस समय की बात है जबकि ये कोई सोच भी नहीं सकता था एक दृष्टिहीन व्यक्ति आम व्यक्तियों के साथ बैठकर पढ़ लिख सके। लेकिन ये मेरे माता पिता का ही किया हुआ था कि उन्होंने स्कूल अथॉरिटी से बात की और मुझे ये सब करने का मौका मिला। मैंने अपना एमए कंप्लीट किया, बट उसी समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमारे परिवार में थी और मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी। पिछले कुछ सालों से आप बेंगलोर में अपना काम कर रहे हैं। ये जो रोहतक से जो बेंगलोर आप आए, ये कैसे हुआ? हाँ, ये एक मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मोड़ था। जब मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म की, उस समय मैं अगेन कहूँगी कंजर्वेटिव फैमिली, वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं बाहर जाकर कोई छोटा मोटा जॉब करूँ, क्योंकि फाइनेंशियली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी बहुत अच्छी एजुकेशन हो चुकी है, अब तुम आराम से घर में बैठो, रेडियो सुनो, टीवी देखो और अपना टाइम बिताओ, और किसी धार्मिक कार्य में बिताना चाहती हो तो वैसा कर लो। बट मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैंने जो जो चीज़ें सोची थी, मैं जब औरों के बारे में पढ़ा करती थी मैगजीन में कि फलाने व्यक्ति ने ये अचीव किया है, तो मैं सोचा करती व्हाई नॉट आई, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मुझ में भी ये क्षमता है और मैं भी ये कर दिखा सकती हूँ। उस समय पर मेरे ब्रदर इन लॉ आए और उन्होंने मुझे बेंगलोर आने का आमंत्रण दिया। मैं उनके घर रही 6-7 वर्ष और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइफ में, लोगों से मिलना, अपने ऑफिस में ही जगह दी और उसी के परिणाम स्वरूप मित्र ज्योति की स्थापना भी हुई।
आपने मित्र ज्योति का जिक्र किया, ये शायद आपने 1990 में शुरू किया था। मित्र ज्योति आपका एक सपना था। मधु जी, आपने जो सपना देखा, इस सपने को आपने सच भी कर दिया। हम चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि सपना देखना और सफलता का जो मंजिल तक पहुंचना, इस सफर में आपका क्या अनुभव रहा, किन मुश्किलातों को आपने फेस किया, इनके हल कैसे निकले, जिस स्थिति में आप हैं यहाँ तक आप कैसे पहुंचे। इस संदर्भ में यही कहना चाहूंगी, जब मैंने मित्र ज्योति शुरू की, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी, बट मुझे एक प्रॉपर रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊं। उस समय पे मैं दो व्यक्तियों का सहयोग आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ। एक तो मेरे ब्रदर इन लॉ, जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकालकर एक होम गर्ल से कैरियर गर्ल बनने का सपना मेरा साकार किया। दूसरे मैं कहना चाहूंगी मेरी मित्र मिसेस NS हेमा, जो कि एसोसिएशन ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी की फाउंडर ट्रस्टी थी। उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक प्रेरणा दी, और नहीं की प्रेरणा दी, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे तुम इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हो। मैंने खुद भी बहुत सारी ट्रेनिंग ली, काउंसलिंग, गाइडेंस, उसके साथ साथ में बहुत सारे सेमिनार, वर्कशॉप में अटेंड करती थी। ये बहुत सारे दृष्टिहीन लोगों से और दूसरे विकलांग लोगों से, उनसे मैंने मीटिंग्स अरेंज की, और बहुत सारी कठिनाइयाँ ये भी आई कि मैं नए प्रदेश में थी, जिसकी एक लोकल लैंग्वेज थी कन्नड़ा, जो मुझे नहीं आती थी। इंग्लिश में भी मैं बहुत परफेक्ट नहीं थी। लेकिन ये सब होते हुए भी एक बार मैंने कदम आगे बढ़ा लिया था, तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये जो मित्र ज्योति संस्था जो आप चलाती हैं, इसका विजन क्या है? इसमें मेरा विजन यही है कि एक व्यक्ति जो कि इस लाइफ से जूझ रहा है और उसे अपनी लाइफ में रास्ता नहीं मिल रहा है, उस आदमी को मैं किस तरह से एक रास्ता दिखा सकूं जो कि सक्षम हो सके अपने कदमों को आगे बढ़ाने में, इकोनॉमिकली, सोशली एंड इमोशनली। जब मेरे पास कोई आता है तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि किस तरह से मैं उसको काउंसलिंग दूं, किस तरह से मैं ये समझाऊं कि इस जीवन का मतलब क्या है और कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जीवन का मतलब क्या है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आप रास्ते दिखाते हैं दृष्टिहीन महिलाओं को जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे। अब हम जानना चाहेंगे कि ये मधु सिंगल क्या चीज है। आप काम के अलावा, जाहिर है कि आपके कई इंटरेस्ट होंगे, हॉबीज होंगे, तो आपकी जो स्पेयर टाइम है, जब आप काम के बाद घर आते हैं, तो आप क्या करते हैं? मुझे पुस्तकें पढ़ने का शौक है। आजकल मैं बहुत सारी जो भी मुझे लिटरेचर मिलता है डिसेबिलिटी के बारे में, तो मैं उसको स्टडी करने की कोशिश करती हूँ। म्यूजिक सुनने का भी शौक है। एक समय पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था म्यूजिक में, बट अब तो खाली सुनने का ही शौक रह गया। मैं गजल्स सुनना चाहती हूँ। थोड़ा स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनने का भी शौक है। एंड क्लासिकल म्यूजिक में भी मैं 2-3 सिंगर को बहुत पसंद करती हूँ, किशोर यामोनकर, पंडित जसराज जी को, तो उनके रिकॉर्ड में सुनती हूँ। इसके अलावा लोगों से मिलना, ट्रैवल करना। ट्रैवलिंग के लिए अगर मैं जाती हूँ तो मेरा मेनली ये रहता है कि उस जगह के कल्चर के बारे में मैं जान सकूं जहाँ पर भी मैं हूँ। वहाँ का खाना क्या है, वहाँ के लोग क्या हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, इसके विषय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकूं। लोगों से मिलना, बातचीत करना, यस, आई लाइक इट। जाते जाते मधु जी, आप हमारे सुनने वालों को कुछ बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उनको पार करते हुए हमको आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर विचार। मधु जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपने जिंदगी के बारे में, अपने काम के बारे में हमारे सुनने वालों को काफी कुछ बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये थी मधु सिंगल। आई एम श्योर कि इन्होंने आपको काफी इंस्पायर किया होगा। अब बस आपसे ये कहना है कि आप अपने अंदर छुपी हुई मधु सिंगल को बाहर लाएं, अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, अपने ठोस इरादे और दृढ़ संकल्प के साथ। आपके इरादे को एक और मजबूत आधार मिल जाएगा जब आप सुनेंगे अपना प्रोफाइल सेक्शन, जिसमें हमारी मुलाकात होगी, बल्कि हम सुनेंगे स्टीवी वंडर के बारे में, जिसे पेश कर रही हैं बॉलीवुड की जानी मानी एक्टर नंदिता दास। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में। सारी दुनिया में गीतों के जरिए अपनी पहचान बना चुके हैं स्टीवी वंडर। उनको जन्म के तुरंत बाद एक इंक्यूबेटर में रखा गया था,
जहां ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। स्टीवी वंडर को बचपन से ही संगीत से प्रेम था। 7 साल की उम्र में उन्होंने पियानो बजाना शुरू कर दिया और 9 साल होने से पहले ही उन्होंने ड्रम और हारमोनिका में भी महारत हासिल कर ली। छोटी उम्र से ही स्टीवी ने स्थानीय चर्च में पियानो बजाना शुरू कर दिया और जल्दी ही आसपास के इलाके में भी बहुत लोकप्रिय हो गए। स्टीवी ने 10 साल की उम्र में मोटाउन नामक संगीत कंपनी के लिए गाना शुरू कर दिया। अपने गीतों की वजह से वो लोगों के दिलों पर छा गए। सन 1967 में स्टीवी ने अपने 2 एल्बम बनाए, जिसके गीत उन्होंने खुद तैयार किए थे और लगभग सभी वाद्य उन्होंने खुद बजाए थे। स्टीवी वंडर ने अपनी एक साथी कलाकार सिरीटा से शादी की। सामाजिक कार्यों में भी स्टीवी पीछे नहीं रहे। उन्हीं के प्रयासों के बाद प्रेसिडेंट रीगन ने मार्टिन लूथर किंग के जन्मदिन को राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में घोषित किया। रंगभेद नीति के खिलाफ स्टीवी वंडर का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। ये थी नंदिता दास जो बता रही थी हमें स्टीवी वंडर के बारे में। आंखों और ब्लाइंडनेस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.eyeway.org पर लॉग कर सकते हैं। अर्शद मियां, अब वही हमारा अगला सेक्शन। अरे भाई, वो तो जाहिर सी बात है। व्हाट्स न्यू अबाउट दैट? आप हैं तो नया हो जाएगा, कितनी देर लगेगी? बातें चाहे कितनी करवा लो तुमसे। अरे भाई, मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि सुख हो या दुख, इसका सबसे गहरा असर माँ पर पड़ता है। हाँ, ये बात तो सही है ना? खासकर तब जबकि उसकी किसी औलाद के साथ कोई डिसेबिलिटी हो। ऐसे में जरूरी है कि बजाय इस बात के कि वो खुद को लाचार और मजबूर समझे, अपने बच्चे को हमदर्दी की नजर से देखे। उसे चाहिए कि अपने बच्चे की परवरिश इस तरह करे कि कभी गलती से भी बच्चे के जहन में उसकी डिसेबिलिटी घर न कर सके। और इसी बेहद खास सब्जेक्ट पर हमसे बात कर रही हैं आज हमारे इस शो की एक और मेहमान स्नेहलता राजन, जो खुद भी 2 ब्लाइंड बच्चों की मां हैं और जिन्होंने जिंदगी के इस सच को बहुत ही करीब से देखा है। आइए बात करते हैं इनसे कि अगर दृष्टिहीनता की ये चुनौती हमारे सामने हो तो हम अपनी मंजिलें कैसे तय करें। स्नेहलता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपको पता चला कि आपका बेटा दृष्टिहीन है, तो यानी उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं उस वक्त बहुत कम उम्र की थी और अनुभव भी कम था। तो जो पहले पता चला कि रोशन दृष्टिहीन है तो पहला शौक हुआ था। फिर बाद में धीरे धीरे शौक से बाहर आई और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव थे। और रोशन कहते हुए लकी है क्योंकि जब वो 3-3.5 साल का था तब हम लोगों ने उसके लिए एक स्कूल भी पता किया जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में था। इसलिए उसका स्कूलिंग और दूसरे जो काम है वो सभी नॉर्मल ही तरीके से हुआ था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अड़चन नहीं हुआ था उसके एजुकेशन में। देखिए, हमारे सुनने वालों में से कुछ ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे दृष्टिहीन हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगी? सभी बच्चों के लिए बचपन के पहले जो 4 या 5 साल होता है वो बहुत ही मायने रखती है। तो जो भी हम उस उम्र में उसको इनपुट देते हैं तो वही होता है उनकी बाकी ज़िंदगी का जो आधार होता है, वही उसमें से आता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि धीरज हमेशा कायम रखें और काम करते चलें। ये देखा गया है कि दृष्टिहीन बच्चों के माता पिता अक्सर अपने बच्चों के प्रति कुछ जरा ज्यादा ही प्रोटेक्टिव होते हैं। तो स्नेहलता जी, आप ये बताइए कि इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैसे बाकी बच्चे हैं ये भी बच्चे हैं, उनमें भी वही भावनाएं होती हैं, उनमें भी वही सभी क्वालिटीज़ होते हैं जो बाकी बच्चों में होती है। ये ज़रूरी कि है हम उन्हें उनकी जो खूबी है उसे पहचानें और एक डिसिप्लिन उनमें इनकलकेट करें, क्योंकि वही सबके आधार है डिसिप्लिन। अगर उस आधार पे हम चलते रहें तो बाकी सभी चीज़ें अपने आप फॉलो हो जाती हैं। आपके दोनों बच्चे दृष्टिहीन हैं और दोनों ही संगीत में माहिर हैं, ये बात तो हमें पता चल गई है। तो जरा ये भी तो हमें बताइए कि इस टैलेंट को आपने कैसे उभारा? मेरे लिए तो मेरे 2 बच्चे मेरी आंखों के तारे हैं और भगवान के समान हैं। तो रोशन बचपन से ही संगीत प्रेमी था, लेकिन उसका ये एडवांटेज था कि वो 3 साल की उम्र में स्कूल जाना भी शुरू किया।
तो एकेडमिक के साथ साथ उसकी संगीत की अभ्यास भी शुरू हुआ था। तो दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा था और हमने उसको पूरा इनकरेजमेंट दिया और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं। जो कुछ मैं काम करना चाहती हूँ उसमें 100% सहमियत रखते हैं। तो इसकी वजह से उसमें कोई अड़चन भी और दिक्कत भी नहीं हुई रोशन के। सेम ऋत्विक के बारे में वैसे ही कहूँगी, उसमें तो बचपन से वो गाता ही आया है। मैं कहूँगी कि जब मैं मेरे पेट में था तब से वो गाता आया है। तो ही वॉज बॉर्न विथ म्यूजिक, तो एंड ही इज कंटिन्यूइंग इट। आपके 2 लड़के हैं स्नेहलता जी, दोनों जवान हैं, शरारती तो होंगे ही। तो जरा आप हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि आप उससे कैसे डील करती हैं? बच्चे वैसे ही सभी बच्चे शरारती होते हैं और मैं कहूँगी रोशन जो बचपन था वो बहुत ही शरारती हुआ था, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था उसकी वजह से। लेकिन वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। और ये हमने इंश्योर किया कि डिसिप्लिन एक चीज़ ऐसी है जो बचपन से हमने उसे सिखाया है। तो जो कुछ भी हम कहते हैं वो 100% ओबीडियंट है। तो वो डिसिप्लिन की वजह से मैं कहूँगी आज रोशन इस मुकाम तक पहुँचा है। और अंत में स्नेहलता जी ये बताइए प्लीज हमें कि आप अपने बच्चों के लिए क्या सपने देखती हैं? वैसे तो सपने बहुत सारे हैं मेरे, लेकिन हर रोज़ सुबह जब होती है तो मैं उस दिन के लिए जीती हूँ। जो कुछ भी उस दिन कर पा रही हूँ पाऊँगी वो करती हूँ मैं। और मेरा ये सपना है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें पूरे ग्लोब में देख सकूं, सारी दुनिया उन्हें देखे, यही मेरा सपना है। अगर आप हमसे कोई जानकारी लेना या हमें कोई जानकारी देना चाहते हैं तो आप 9896000555 पर कॉल करके वॉइस मेल पर मैसेज छोड़ सकते हैं। ये थी स्नेहलता राजन। मैं इस पूरी बातचीत से मुझे लगता है कि हर इंसान की अपनी क्षमता या सलाहियत होती है, उसी तरह उसके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं। लेकिन कभी भी इन कमियों को कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि इन कमियों से लड़ने की क्षमता भी हमारे अपने ही अंदर होती है, हमें बस ढूंढना होता है उसे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अरशद, हम लोग चुपके चुपके से मेरी स्कूल दिल्ली गए थे, याद है ना आपको? और छुपके हमने 3 बड़ी मजेदार सी बच्चियों की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी और अब हम उसे अपने लिसनर्स को सुनवाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले उनका परिचय करवा दूं। ये हैं विदुला वरदराजन, सुनीता वर्मा जो कि ब्लाइंड है, और सोनाली उत्तम। और बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि इन नन्हे बच्चों की बातचीत हम लोगों के लिए खुद एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस साबित हुई। इस उम्र में उनका मन शीशे की तरह साफ था, जिसे किसी भी तरह की डिसेबिलिटी का भेदभाव मैला नहीं कर सका। आई एम सोनाली। विदुला। सुनीता। हाँ, हमें हिंदी मालूम है। भजन के सॉन्ग्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगते हैं आजकल के फिल्म सॉन्ग्स को देख के। मेरे को तो मोस्टली ज़्यादा तो भजन अच्छे लगते हैं। आई लाइक विदुला इज माई फेवरेट थिंग। मेरी फ्रेंड्स एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि अगर SUPW में ये मेरे साथ रहें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि एक्चुअली ये आर्ट, इनका फेवरेट है आर्ट और मेरे को अच्छा लगता है हिंदी म्यूज़िक। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर हो सकता है कि इनका आर्ट फेवरेट और मेरा अलग हो, तो इनकी भी चॉइस अलग है और मेरी भी चॉइस अलग है। तो अगर मेरी और इनकी चॉइस अलग एक जैसी होती तो फिर ये भी मेरे साथ होते। अब वैसे भी सोनाली हमारे साथ नहीं है, अलग सेक्शन में है। तो हम दोनों चाहते कि मैं, सोनाली और विदुला हम तीनों एक ही सेक्शन में रहें। हाँ, हम एक सेक्शन में रह चुके हैं 5th क्लास में। तो हम लोग लाइक पीटी में एक साथ खेलते थे और लाइक ब्रेक में भी हम तीनों साथ में रहते थे। और जैसे 0 पीरियड है और एक दूसरे की हेल्प करना है, तो हम लाइक दोनों सब लोग साथ में सब काम करते थे। वैसे मैं इन दोनों के बीच में कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये दोनों मेरे लिए एक जैसे हैं। मैं नहीं कह सकती कि विदुला बहुत अच्छी है या सोनाली बहुत अच्छी है। ये दोनों मेरे लिए एक जैसे हैं। इकबाल में था कि लाइक एक लड़का होता है तो वो सुन नहीं सकता, तो बोल भी नहीं सकता, पर फिर भी वो अब हार नहीं मांगता और सब काम करते रहते हैं। एंड लास्टली वो जो उसको बनना होता है एक बॉलर, वो बन जाता है।
और वो उसके अपना रास्ते में सपना- बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पर वो सबको हटाते हुए फिर एक एंड लास्टली अपना मिशन पा लेता है। तो वो अपने सपने को लाइक कभी ऐसे नहीं समझता कि मैं अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट, मैं कैसे लाइक नहीं कर सकता हूँ। उसने हार नहीं मानी और अपने सपने को पाया, तो उससे यही प्रेरणा मिलती है कि हम भी यही करें। पर कई लोग कहते हैं कि सपने सच नहीं होते, तो वो उसके लिए कोई सच नहीं था। एक्चुअली जब हम 5th में थे तब हम तीनों एक साथ खेलते थे। एक हमारी भी फ्रेंड थी रिंकू, तो हम चारों एक साथ खेलते थे छोड़ क्रिकेट। दिया था। लेकिन अब हम तो हमारे लिए बेस्ट पीरियड था पीटी, क्योंकि हम लोग साथ में रहते थे और खेलते थे और उसमें। कुछ भी कर सकते थे। हाँ। ये जैसे लाइक ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए एक बॉल होती है डिफरेंट, एक वो क्या कहते हैं, उसमें वो छन वाली बजने वाली बॉल होती है, उसमें से साउंड आती है। तो जैसे कि अगर हम हाथ में ले तो यूं यूं करके बजाओ, तो फिर वो उसमें से साउंड आती है। तो उस तरह हम पहचान जाते हैं कि बॉल इस तरफ जा रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली जाते हैं उस बॉल के पास, फिर उसको उठाते हैं। तो ऐसे होता है। हम इनको बॉल डालते थे और ये उसको सुन फिर के हम मारते थे ऐसे उसको मारते थे। और फिर हम दूसरे गेम्स भी खेलते थे जैसे पकड़म पढ़ाई। तो लाइक हम लोग कुछ बोलते थे, इधर क्लैपिंग करते थे ताकि किसी तो को हम पता क्लैपिंग चल की जाए। साउंड सुन के फिर हम लोग इनके पीछे पीछे जाते कोई भी थे। हम आवाज कर देते थे जिससे इनको पता लगे कि हाँ हम, ताकि ये कहाँ पर हमें है। पकड़ सके। मैं और विदुला तो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं एंड सुनीता मैं म्यूजिक टीचर ओनली। मेरा पूरा नाम है विदुला वरदराजन। मेरा सुनीता वर्मा। मेरा सोनाली उत्तम। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं से जुड़े हुए सवाल आपसे करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उनके जवाब आप जरूर दें, और हम ये भी चाहते हैं कि हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल आपसे करते रहें। तो सुनिए, आज का सवाल है कि वो कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जो अपनी एक आंख खोने के बाद भी अपनी टीम में खेलता रहा। समझ गए ना आप? Who is that cricketer who, despite losing his one eye, kept on playing for his team? सवाल इंटरेस्टिंग है और इसका जवाब, जैसा कि आप जानते हैं, 15 दिनों के अंदर अंदर हमें आपको भेजना है। ये है हमारा एड्रेस, आई-वे रेडियो कॉन्टेस्ट, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। 15 दिनों के अंदर अंदर तक हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सही उत्तर के आधार पर हम उनका लकी ड्रॉ निकालेंगे और 5 लकी विजेताओं को मिलेगा एक स्पेशल आई-वे टी शर्ट। बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, भाई हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, उसे हमें 9896 00055 पर कॉल करके पूछें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें। ये है आई-वे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। भाई चलते चलते रोशनी के इस कारवां को यहीं विराम देना होगा, यहीं थोड़ी देर के लिए रोकना होगा, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम एक बार फिर मिलेंगे। हम कौन? हम यानी कि मैं सलीमा रजा और मैं अरशद इकबाल, और साथ में आप भी। हम सब मिलेंगे इसी प्रोग्राम में एक बार फिर अगले हफ्ते। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आई-वे, ये है रोशनी का कारवां। आई-वे, ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई-वे, ये है रोशनी का कारवां। कार्ड जो आपको छू जाए, कार्ड जो आपको मोह ले, आई-वे, ग्रीटिंग कार्ड्स जो आप देख के भी पढ़ सकते हैं, छू के भी पढ़ सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए संपर्क कीजिए 9896 00055 या लिखिए स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। आई-वे। क्या आप सिर्फ आहट से आने वाले को पहचान सकते हैं? हम पहचान सकते हैं।
क्या आप अंधेरे में देख सकते हैं? हम देखते हैं। आंखें आपके पास हैं, पर रोज जीने के लिए जो शक्ति चाहिए वो सबके पास है। दृष्टिहीनों को आपका सहयोग चाहिए, सहानुभूति नहीं। This public awareness message is brought to you by Bosch and Lomb. कार्ड जो आपको छू जाए, कार्ड जो आपको मोह ले, ग्रीटिंग कार्ड्स जो आप देख के भी पढ़ सकते हैं, छू के भी पढ़ सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए संपर्क कीजिए 9896000555 या लिखिए स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49।